अध्याय 9। कैसे उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। बाद में जब दूसरों ने उस दिन की घटनाओं पर बात की तो उन्होंने माना कि उस दिन जिल वाकई अद्भुत थी। जैसे ही राजा और बाकी शिकार दल निकल गए, उसने पूरे महल का चक्कर लगाना और सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन सब कुछ इतने मासूम बच्चे से अंदाज में कि किसी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। हालांकि उसकी जुबान लगातार चल रही थी, फिर भी कोई नहीं कह सकता था कि वह बातें कर रही थी। वह बस चहचहा रही थी और हंस रही थी। वह सबको अपनी बातों से लुभा रही थी। घोड़े संभालने वालों से, दरबानों से, नौकरियों से, दरबार की महिलाओं से और बूढ़े दैत्य प्रभुओं से, जिनके शिकार के दिन अब बीत चुके थे। वह कई विशाल महिलाओं द्वारा चूमे जाने और सहलाए जाने को सहन कर रही थी, जिनमें से कई उस पर तरस खाकर उसे बेचारा छोटा बच्चा कह रही थी। हालांकि किसी ने भी ये नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों कह रही थी। उसने खास दोस्ती रसोइये से कर ली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। रसोई घर में एक दरवाजा है जो महल की बाहरी दीवार से निकलता है, जिससे प्रांगण पार किए बिना और मुख्य फाटक से गुजरे बिना बाहर जाया जा सकता है। रसोई में उसने ऐसे दिखावा किया जैसे वह बहुत लालची हो और हर तरह के बचे कुचे खाने खाए जो रसोइया और उसके सहायक खुशी खुशी उसे दे रहे थे। लेकिन ऊपर की मंजिल पर महिलाओं के बीच वह ये पूछती रही कि दावत के लिए उसे कैसे कपड़े पहनाए जाएंगे और उसे कितनी देर तक जागने की इजाजत होगी, और क्या वह किसी बहुत ही छोटे दैत्य के साथ नृत्य करेगी। और फिर जब उसे बाद में याद आया तो वह शर्म से लाल हो गई। वह एक मूर्खतापूर्ण अंदाज में सिर को एक ओर झुकाकर खड़ी हो जाती, जो बड़े लोग दैत्य या सामान्य बहुत आकर्षक मानते थे, और अपनी लटें हिलाकर बेचैनी से इधर उधर करती और कहती, ओह काश कल रात आ जाए, आपको नहीं लगता समय जल्दी बीतेगा। और सारे दैत्य स्त्रियां कहती कि वह तो एक परफेक्ट नन्ही सी जान है, और कुछ अपनी बड़े बड़े रुमालों से आंसू पोंछती जैसे रोने वाली हो। इस उम्र में वे कितने प्यारे होते हैं, एक दैत्य स्त्री ने दूसरी से कहा। लगभग अफसोस होता है। स्क्रब और पडल ग्लम ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन लड़कियां इस तरह के काम लड़कों से बेहतर करती हैं, और लड़के भी मार्श विगल से बेहतर करते हैं। दोपहर के खाने के समय एक ऐसी बात हुई जिसने तीनों को इस दयालु दैत्यों के महल से निकलने के लिए पहले से कई ज्यादा बेचैन कर दिया। वे महल के विशाल कक्ष में अंगीठी के पास अपनी छोटी सी मेज पर दोपहर का भोजन कर रहे थे। 20 गज की दूरी पर एक बड़ी मेज पर आधा दर्जन बूढ़े दैत्य खाना खा रहे थे। उनकी बातचीत इतनी ऊंची आवाज में और इतनी ऊंचाई से हो रही थी कि बच्चों ने जल्दी ही उसे उसी तरह अनदेखा करना शुरू कर दिया जैसे आप खिड़की के बाहर के हॉर्न की आवाज या सड़क के शोर को करते हैं। वे ठंडा हिरण मांस खा रहे थे, जो जिल ने पहले कभी नहीं चखा था, और उसे वह स्वादिष्ट लग रहा था। अचानक पडल ग्लम उनकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा इतना पीला हो गया था कि उसकी सामान्य कीचड़ जैसी त्वचा के नीचे की भी सफेदी दिख रही थी। उसने कहा, एक और कौर मत खाना। क्या हुआ? दोनों ने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या तुमने उन दैत्यों की बात नहीं सुनी? उनमें से एक ने कहा, ये तो बड़ा नरम और स्वादिष्ट जांग का मांस है। दूसरे ने कहा, तो वो हिरण झूठा निकला? क्यों? पहले वाले ने पूछा। ओह, दूसरे ने कहा, कहते हैं कि जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, मुझे मत मारो, मैं बहुत सख्त हूँ, तुम्हें मेरा मांस अच्छा नहीं लगेगा। एक पल के लिए जिल को इसका पूरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन तब स्क्रब की आंखें डर से फैल गईं और उसने कहा, तो हम एक बोलने वाले हिरण का मांस खा रहे थे। ये खोज तीनों पर अलग अलग तरह से असर डाल रही थी। जिल, जो उस दुनिया में नई थी, उसे उस बेचारे हिरण के लिए दुख हुआ, और उसे ये बहुत बुरा लगा कि दैत्यों ने उसे मार डाला। स्क्रब, जो पहले वहां रह चुका था और जिसका एक बोलने वाला जानवर अच्छा दोस्त रहा था, वह इस बात से भयभीत था जैसे कोई हत्या देख ले। लेकिन पडल ग्लम, जो नार्निया में जन्मा था, बीमार और बेचैन महसूस कर रहा था, जैसे आपको तब महसूस होता अगर आपको पता चले कि आपने एक बच्चे को खा लिया हो। हमने असलन का क्रोध अपने ऊपर बुला लिया है, उसने कहा। यही होता है जब निशानों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हम पर कोई अभिशाप पड़ा होगा, मुझे लगता है। अगर ऐसा करना मुमकिन होता तो सबसे अच्छा यही होता कि हमें चाकू लें और सीधे अपने दिलों में घोंप दें। धीरे धीरे जिल भी उसके दृष्टिकोण से बात को समझने लगी। किसी भी हालत में अब किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था, और जैसे ही उन्हें सुरक्षित लगा, वे चुपचाप उस कक्ष से बाहर निकल गए। अब वह समय पास आ रहा था जिस पर उनकी भागने की आशा टिकी थी, और वे सभी बेचैन हो उठे। वे गलियारों में चक्कर लगाते रहे और इंतजार करते रहे कि माहौल शांत हो। महल में बैठे दैत्य भोजन के बाद बहुत देर तक जमे रहे।
वह गंजा दैत्य एक कहानी सुना रहा था। जब वह समाप्त हुआ तब तीनों धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़े। वहां अभी भी कई दैत्य मौजूद थे, कम से कम रसोई के पिछले हिस्से में, जहां वे बर्तन धो रहे थे और सामान समेट रहे थे। ये इंतजार बहुत पीड़ादायक था, जब तक वे अपना काम खत्म करके एक एक करके अपने हाथ पोंछते और बाहर जाते। आखिर में सिर्फ एक बूढ़ी दैत्य स्त्री बची। वह इधर उधर टहल रही थी और फिर तीनों को डर के साथ ही एहसास हुआ कि वह तो जाने का इरादा ही नहीं रखती। अरे बच्चों, उसने उनसे कहा, काम अब लगभग निपट गया है। चलो वहाँ केतली रख देते हैं, थोड़ी देर में चाय बन जाएगी। अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। जरा इस क्लरी में जाकर देखो प्यारे बच्चों, पिछला दरवाजा खुला है या नहीं। हाँ खुला है, स्क्रब ने कहा। ठीक है, मैं तो हमेशा उसे खुला छोड़ती हूँ ताकि बिल्ली अंदर बाहर आ जा सके। बेचारा प्राणी। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गई और अपने पैर दूसरी कुर्सी पर रख दिए। पता नहीं, शायद मैं थोड़ी देर झपकी ले लूं, दैत्य स्त्री ने कहा। बस यही हो कि वो शिकार पर गया दल जल्दी वापस ना आ जाए। जैसे ही उसने झपकी शब्द कहा, तीनों के मन में उत्साह भर गया, लेकिन जब उसने शिकार दल की वापसी का जिक्र किया, वह उत्साह फिर से बैठ गया। वे लोग आमतौर पर कब लौटते हैं? जिल ने पूछा। कह नहीं सकते, दैत्य स्त्री ने कहा, लेकिन चलो कुछ देर शांति से रहो प्यारे बच्चों। वे रसोई के उस छोर पर चले गए और तभी स्क्लरी में चुपचाप निकल जाते अगर दैत्य स्त्री ने अपनी आंखें न खोल ली होती और एक मक्खी को न उड़ाया होता। जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि वह सचमुच सो गई है, तभी कोशिश करना, स्क्रब ने फुसफुसाया। नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो वे सब रसोई के कोने में दुबक गए, इंतजार करते हुए और चौकसी रखते हुए। ये विचार कि शिकार पर गया समूह किसी भी पल लौट सकता है बहुत भयावह था, और वह दैत्य स्त्री बार बार करवटें बदल रही थी। जब भी उन्हें लगता वह सो गई है, वह हिल जाती। मैं अब और नहीं सह सकती, जिल ने सोचा। अपने मन को विचलित करने के लिए उसने इधर उधर देखना शुरू किया। ठीक उसके सामने एक साफ चौड़ी मेज थी, जिस पर दो साफ पाई डिश और एक खुली किताब रखी थी। वे जाहिर है कि दैत्यों के लिए बनी बड़ी पाई डिश थी। जिल ने सोचा कि वह आराम से उनमें से एक पर लेट सकती है। फिर वह मेज के पास की बेंच पर चढ़ी और किताब को देखने लगी। उसने पढ़ना शुरू किया। मैलर्ड, इस स्वादिष्ट पक्षी को कई तरह से पकाया जा सकता है। ये तो कोई रसोई की किताब है, जिल ने ज्यादा दिलचस्पी न दिखाते हुए सोचा और कंधे के ऊपर से पीछे देखा। दैत्य स्त्री की आंखें बंद थीं, लेकिन वह पूरी तरह से सोई हुई नहीं लग रही थी। जिल ने फिर किताब की ओर देखा। ये वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित थी और अगली ही प्रविष्ट पर उसका दिल धड़कना जैसे बंद हो गया। लिखा था, मानव, ये सुरुचि द्विपाद जीव लंबे समय से एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में मूल्यवान रहा है। ये शरदोत्सव के पारंपरिक भोज का हिस्सा होता है और मछली तथा मांसाहार के बीच परोसा जाता है। प्रत्येक मानव। लेकिन वह इससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने मुड़कर देखा। दैत्य स्त्री जाग चुकी थी और जोर जोर से खांस रही थी। जिल ने बाकी दोनों को कोहनी मारी और किताब की ओर इशारा किया। वे भी बेंच पर चढ़े और विशाल पृष्ठों पर झुक गए। स्क्रब अब भी मानव पकाने के तरीके पढ़ रहा था जब पडलग्लम ने नीचे की अगली प्रविष्टि की ओर इशारा किया। उसमें लिखा था, मार्शविगल, कुछ विशेषज्ञ इस जीव को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, ये मानकर कि ये दैत्यों के खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका मांस रेशेदार होता है और इसमें कीचड़ जैसी गंध होती है। हालांकि इस गंध को काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि। चिल ने धीरे धीरे स्क्रब और पडलग्लम के पैरों को छुआ। तीनों ने पीछे मुड़कर दैत्य स्त्री की ओर देखा। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसकी नाक से जो आवाज आ रही थी वह उन्हें उस समय किसी भी संगीत से अधिक सुखद लगी। वह खर्राटे ले रही थी। अब सब कुछ पांव के पंजों पर था। न ज्यादा तेज चलना, न ज्यादा सांस लेना, बस चुपचाप रेंगते हुए बाहर निकलना। वे रसोई घर से बाहर निकले। दैत्य रसोई घर बहुत बदबूदार होते हैं और अंततः जा पहुंचे एक ठंडी धूप वाली सर्द दोपहर में। वे एक उबड़ खाबड़ पगडंडी के शीर्ष पर थे जो तीव्रता से नीचे उतरती थी। शुक्र था कि वे महल की सही दिशा में थे। उजाड़ शहर नजर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में वे उस चोटी ढलानदार सड़क पर वापस आ गए जो महल के मुख्य द्वार से नीचे जाती थी। लेकिन वे अब महल की हर खिड़की से साफ दिखाई दे रहे थे। अगर एक या दो खिड़कियां होती तो भी चल जाता, लेकिन वहां तो 50 से कम नहीं थी। अब उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जिस जमीन पर वे थे और जो उनके और उजाड़ शहर के बीच थी, उसमें लोमड़ी तक के छिपने की जगह नहीं थी। सिर्फ मोटा घास, कंकड़ और समतल पत्थर। और बात को और भी बुरा बना दिया था उनके कपड़ों ने।
जो दैत्यों ने पिछली रात उन्हें पहनाए थे, सिवाय पडलग्लम के, जिसे कोई कपड़ा फिट नहीं आता था। जिल ने एक चमकदार हरे रंग का लबादा पहना था, जो उस पर थोड़ा लंबा था, और उसके ऊपर एक गहरा लाल ओढ़ना, जिसके किनारे सफेद फर से सजे थे। स्क्रब ने लाल मोजे, नीला कुर्ता और लबादा, सुनहरी मूठ वाली तलवार और पंखों वाली टोपी पहनी थी। तुम दोनों तो जैसे रंगीन झंडे हो, पडलग्लम बड़बड़ाया। सर्दी के दिन में तो तुम दोनों खूब चमकते हो। दुनिया का सबसे खराब तीरंदाज भी तुम में से किसी को निशाना बनाने से नहीं चूकेगा। और बात तीरंदाजों की हो ही रही है, तो मुझे शक है कि हमें अपने धनुष की याद जल्दी ही आएगी। और हाँ, तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही हल्के हैं, है ना? हाँ, मैं तो अभी से कांप रही हूँ, जिल ने कहा। कुछ मिनट पहले जब वे रसोई घर में थे, तो उसे लगा कि अगर वे महल से बाहर निकल जाएं, तो उनकी भागने की योजना लगभग पूरी हो जाएगी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली खतरा तो अभी बाकी था। धीरे धीरे चलो, पडलग्लम ने कहा। पीछे मत देखो, तेज मत चलो, जो भी हो मत दौड़ो। ऐसा दिखाओ जैसे हम बस टहलने निकले हो। तो अगर कोई हमें देख भी ले तो हो सकता है कि ज्यादा ध्यान ना दे। जिस पल हमने डर कर भागना शुरू किया, उसी पल हमारा काम तमाम है। उजड़े शहर तक की दूरी अब उसे किसी अनथीन सफर जैसी लग रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत करके वे आगे बढ़ रहे थे। फिर एक आवाज आई। बाकी दोनों हाँफ उठे। जिल, जो नहीं जानती थी कि वह कैसी आवाज थी, बोली, ये क्या था? शिकारी सींग, स्क्रब ने फुसफुसाया। लेकिन अभी भी मत दौड़ो, पडलग्लम ने कहा, जब तक मैं न कहूं। इस बार जिल अपनी पीठ के पीछे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वहां करीब आधा मील पीछे शिकारियों का समूह बाईं तरफ से लौट रहा था। वे चलते रहे। अचानक दैत्यों की चीखों और पुकारों की गूंज उठी। उन्होंने हमें देख लिया, दौड़ो, पडलग्लम चिल्लाया। जिल ने अपने लंबे कपड़ों को समेटा, जो दौड़ने के लिए बेहद असुविधाजनक था, और दौड़ पड़ी। अब खतरे में कोई शक नहीं था। वह कुत्तों की आवाजें सुन सकती थी। वह राजा की गरजती हुई आवाज सुन सकती थी। उनके पीछे जाओ, वरना कल हमारे पास मानव पाई नहीं होगी। अब वह तीनों में सबसे पीछे थी, अपने कपड़ों से उलझती हुई, फिसलती हुई, बाल मुंह में आते हुए और सीने में दर्द के साथ दौड़ रही थी। कुत्ते बहुत पास थे। अब उसे एक पथरीली चढ़ाई पर चढ़ना पड़ा, जो उस विशाल सीढ़ी के सबसे निचले पायदान तक जाती थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे वहां पहुंचकर क्या करेंगे, या अगर वे सीढ़ी की चोटी तक भी पहुंच गए तो किस तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। अब वह एक शिकार की गई जानवर जैसी थी। जब तक पीछा हो रहा है, तब तक दौड़ना ही है। मार्शविगल आगे था। जैसे ही वह सबसे निचले पायदान तक पहुंचा, वह थोड़े दाईं ओर मुड़ा और अचानक एक छोटे से छेद या दरार में घुस गया। उसके लंबे पैर, जो छेद में जा रहे थे, मकड़ी जैसे लग रहे थे। स्क्रब हिचकियां खाते और फिर उसमें घुस गया। जिल, जो अब थक कर लड़खड़ा रही थी, 1 मिनट बाद वहां पहुंची। वह एक बिल्कुल अवांछनीय छेद था। मिट्टी और पत्थर के बीच की एक दरार, करीब 3 फुट लंबी और मुश्किल से 1 फुट ऊंची। आपको खुद को पूरी तरह जमीन पर लेटाना होगा और रेंग कर अंदर जाना होगा। ये कोई आसान काम नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि किसी कुत्ते के दांत उसके पैर की एड़ी में धंस जाएंगे, इससे पहले कि वह अंदर पहुंच सके। जल्दी करो, जल्दी, पत्थर लाओ, छेद बंद करो। पडलग्लम की आवाज अंधेरे में से आई। वहां अब कोई रोशनी नहीं थी, बस उस दरार से आती हल्की रोशनी जिसमें से वे अंदर घुसे थे। बाकी दोनों बेतहाशा मेहनत कर रहे थे। उसने स्क्रब के छोटे हाथ और पडलग्लम के बड़े मेंढक जैसे हाथ उस रोशनी में देखे, जो बेताबी से पत्थर जमा रहे थे। फिर उसे एहसास हुआ कि ये कितना जरूरी है, और उसने भी बड़े पत्थर टटोल टटोल कर पकड़ाए। कुत्ते अब गुफा के मुंह पर भौंकने और गुर्राने लगे थे, लेकिन तब तक उन्होंने छेद लगभग पूरी तरह बंद कर दिया था, और अब जाहिर है वहां बिल्कुल अंधेरा था। और अंदर चलो, जल्दी, पडलग्लम की आवाज आई। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े, जिल ने कहा। अच्छा सुझाव है, स्क्रब ने कहा, लेकिन अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ने में उन्हें काफी समय लग गया। कुत्ते अब दीवार के दूसरी ओर सूंघ रहे थे। देखते हैं क्या हम खड़े हो सकते हैं, स्क्रब ने सुझाव दिया। वे खड़े हो पाए। फिर पडलग्लम ने स्क्रब का हाथ पकड़ा और स्क्रब ने जिल का, जो काश बीच में होती, आखिर में नहीं। और वे तीनों अंधेरे में पांव टटोलते हुए आगे बढ़े। सभी और बिखरे हुए पत्थर थे। फिर पडलग्लम एक चट्टान से टकराया। उन्होंने थोड़ा दाईं ओर मुड़कर फिर आगे बढ़ना शुरू किया। कई मोड़ और घुमाव थे। अब जिल को दिशा का कोई एहसास नहीं था, और ये भी नहीं कि गुफा का मुंह अब कहाँ है। सवाल ये है, पडलग्लम की आवाज आई, कि अगर ये सब बातों पर गौर किया जाए, तो क्या हम वापस जाकर दैत्यों को उनके भोज के लिए खुशी खुशी खुद को सौंप ना दे, बजाय इसके कि इस पहाड़ की आंतों में भटकते रहे, जहाँ 10 में से 9 बार ड्रैगन, गहरे गड्ढे, जहरीली गैसें और पानी मिलेगा। और
आह, छोड़ो, खुद को बचाओ। मैं उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक जंगली चीख, एक सरसराती धूल भरी कंकरीली आवाज, पत्थरों की खड़खड़ाहट, और जिल ने खुद को फिसलते हुए पाया, लगातार, निराशाजनक रूप से, और हर पल तेजी से फिसलते हुए एक ढलान पर जो हर क्षण और अधिक खड़ी होती जा रही थी। ये कोई समतल या ठोस ढलान नहीं थी, बल्कि छोटे पत्थरों और मलबे से बनी ढलान थी। यदि तुम खड़े भी हो सकते तो भी कोई फायदा नहीं होता। जिस भी जगह तुम पैर रखते वह तुम्हारे नीचे से खिसक जाती और तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाती। लेकिन जिल तो खड़ी कम और लेटी ज्यादा थी, और जितना वे सब फिसलते गए उतना ही वे और पत्थर और मिट्टी को खिसकाते गए, जिससे सब कुछ, खुद उन्हें भी शामिल करते हुए, और तेज और ज्यादा शोरगुल वाला और ज्यादा धूल भरा तथा गंदा होता गया। दूसरों की तेज चीखों और गालियों से जिल ने अंदाजा लगाया कि बहुत से पत्थर जो वह गिरा रही थी स्क्रब और पडल ग्लम को जोर से लग रहे थे, और अब वह एक उग्र गति से नीचे जा रही थी, और उसे पूरा यकीन था कि नीचे पहुंचते ही वह चूर चूर हो जाएगी। फिर भी किसी तरह वे चूर चूर नहीं हुए। वे जख्मों से भरे हुए थे, और उसके चेहरे पर जो गीला चिपचिपा पदार्थ था वह शायद खून था, और इतना सारा ढीला मलबा, बजरी और बड़े पत्थर उनके चारों ओर और कुछ हद तक उस पर भी जमा हो रही थी कि वह उठ नहीं सकी। अंधेरा इतना गहरा था कि आंखें खुली हों या बंद कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आवाज भी नहीं थी। और यही वह सबसे भयानक क्षण था जो जिल ने अपने जीवन में कभी अनुभव किया था। मान लो कि वह अकेली हो गई है, मान लो कि बाकी दोनों। फिर उसने अपने चारों ओर कुछ हरकतों की आवाज सुनी, और कुछ ही देर में तीनों कांपती आवाजों में बता रहे थे कि उनमें से किसी की भी हड्डी नहीं टूटी थी। हम फिर कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते, स्क्रब की आवाज आई। और क्या तुमने ये महसूस किया कि यहाँ कितना गर्म है? पडलग्लम की आवाज ने कहा। इसका मतलब है कि हम बहुत नीचे आ गए हैं, शायद लगभग 1 मील। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद पडलग्लम ने जोड़ा, मेरा टेंडर बॉक्स चला गया। एक और लंबी चुप्पी के बाद जिल बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है। किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। ये साफ था कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। उस समय उन्हें इतनी बुरी तरह से नहीं लगा जितना कोई सोच सकता था, क्योंकि वे बेहद थके हुए थे। बहुत देर बाद बिना किसी चेतावनी के एक पूरी तरह अजनबी आवाज सुनाई दी। वे तुरंत समझ गए कि ये वे आवाज नहीं थी जिसका हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था। असलन की आवाज। ये एक अंधेरी सपाट आवाज थी, लगभग, अगर तुम समझ सको तो, एक काली स्याही जैसी आवाज। वह बोली, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऊपर के दुनिया के जीव?